नमस्ते बच्चों, हम सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया कि सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद कवियों की जो विशेषता होती है कि प्रकृति के रहस्य को वो जानने की, समझने की कोशिश करते हैं और उस प्रयास में वो सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया। पहले जो पद आपने पढ़ा उसमें चांदनी रात का वर्णन और उस पे गंगा जो नदी है उसके सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया था। वही गंगा का वर्णन आगे हम पढ़ेंगे। तो कवि कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षणभर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। प्रमन शांत मन, सत्वर शीघ्र जल्दी, सिकता रेत, सस्मित प्रसन्न, तरणी नाव, पर पंख, सूची पवित्र स्वच्छ। कवि कहते हैं कि चांदनी रात का पहला प्रहर था और हम चले नाव लेकर सत्वर। हम जल्दी से शीघ्रता के साथ नाव लेकर उस नदी पे नौका विहार के लिए हम निकले। कविता का जो शीर्षक है वो भी नौका विहार ही है कि नाव में विहार करने के लिए हम निकले। और उन्होंने कहा नाव की पालें हमने खोल दी और उसके लंगर डाल दिए, खोल दिए। जिस प्रकार सीपी के खुलने पर उसमें सिकता की सस्मित सीपी पर मोती ही ज्योत्सना रही विचर, जिस तरह रेत के कणों पर जो सीपी है वो खुल जाती है तो उसमें से मोती की चमक बाहर निकलती है, चमकता है मोती। उसी तरह चांदनी रात में हम गंगा पर जब वो निकले लेकर नाव, तो वो चांदनी की जो चमक की तरह वो रेत चमकने लगी और उस समय वो छोटी सी नौका मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी छोटी नौका, मृदु मंद मंद धीरे धीरे गति से हंस के समान सुंदर चाल से धीरे धीरे वो गंगा के जल में चलने लगी, उतरने लगी, आगे बढ़ने लगी और निश्चल जल में सूची दर्पण पर, निश्चल जल के सूची, निश्चल जल उसमें लहरें नहीं उठ रही थी, सूची दर्पण पवित्र उस जल में दर्पण के समान सब कुछ स्वच्छ साफ दिखाई दे रहा था। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, और ऐसा लग रहा था उसमें जो रजत पुलिन है चांदी के समान जो उसके रेतीला तट था वो उसमें दिखाई देने लग रहा था। इस प्रकार गंगा के जो दोनों तट थे ऐसा लगता था जैसे उसमें ऊंचे हो गए हैं, दिखने लग गए हैं। और दुहरे काला काकर का राजभवन, काला काकर का जो राजभवन है वो भी गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा था, मानो वो है शांत निश्चित प्रमन, प्रमन मतलब शांति के साथ, शांत मन के साथ, जैसे वो वैभव के साथ पलकों पर गंगा नदी के स्वप्न सघन रूप से वहाँ पर वो सो रहा है, जैसे उसके आकर्षण से और भी ज़्यादा गंगा वैभवमान लग रही है। इस तरह से रात्रि में गंगा नदी पर नौका विहार का जो वर्णन, आकर्षक वर्णन उभारा है कवि ने, उसको हम कहते हैं दृश्य बिंब, कि वैसा दृश्य हमारे आँखों के सामने आ गया। तो ये कवि की अपनी सफलता है। रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। और जो गंगा नदी है उसका प्रभाव, उसका जल की निर्मलता, स्वच्छता कवि ने यहाँ पर स्पष्ट की है। आगे वाला पद पढ़िए। नौका से उठती जल हिलोर, ये अर्थ इसमें आपको कई जगह लिखे हुए दिखेंगे, उसको आप थोड़ी समझने में शायद आसानी हो।
नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्तल, जिनके लघु दीपों को चंचल। अंचल की ओठ किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल। रूप हरे कचों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक। दशमी का शशि निस्त्यर्क मुख, दिखला था मुग्धा सा रुक रुक। नीचे वाली लाइन देखिए, दिखला था मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा नायिका। हमारे हिंदी साहित्य में नायिकाओं के कई भेद हैं, जिनमें से एक भेद मुग्धा नायिका का भी है। तो मुग्धा नायिका के समान उसका जो मुख है चंद्रमा का, जो टेढ़ा मुख है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। टेढ़ा मुख यहाँ से बड़ी उसके साथ एक तरह से कला के साथ मुख को तिरछा करके जब नायिका मुस्कुराती है तो मुग्धा नायिका की छवि उसमें हमें दिखाई देती है। तो कवि कहता है कि जब नाव के चलने से नौका से उठती जल हिलोर, जब नौका चलती तो जब उसमें जल हिल रहा है, हिलोरें उठ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे हिल पड़ते नभ के ओर छोर। ऐसा लगता है जैसे आसमान हिल रहा है। जब पानी हिलता है तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर से आसमान भी हिल रहा है, जबकि हिलता नहीं है पर वो लगता है। विस्फारित नैनों से निश्चल, कुछ खोज रहे तारक दल। और ऐसा लगता है जैसे रात्रि में जो आकाश में चमकने वाले तारे हैं, वो तारे स्थिर चंचल बनकर अपनी खुली आँखों से कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जो नभ के अंतस्थल को चमका रहे हैं, आभा से आलोकित कर रहे हैं, वो भी तारे अपने दीपों को आंचल की ओट में किए हुए निरंतर बनने टूटने वाली लहरों में वो क्षण क्षण प्रवर्तित हो रहे हैं। फिरती लहरें लुक छिप पल पल, बार बार लहरें इधर उधर होती है, फिरती है, तो वो तारे भी उनके साथ साथ उसमें छुपते हैं और फिर दिखते हैं। तो इस तरह कवि ने आकाश के जो सौंदर्य है, वो आकाश का सौंदर्य गंगा की जलधारा में झिलमिला रहा है, दिख रहा है, सुंदर लग रहा है। और सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने ही जो शुक्र तारा है जो ज़्यादा चमक रहा है, वो भी जल में तैरता हुआ सा लग रहा है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे निशा रूपी नायिका, रात्रि रूपी नायिका अपने बालों में, रूपहले बालों में चेहरे को छुपा रही है, दिखा रही है। घूंघट उसने धारण कर रखा है। लहरों के घूंघट से झुक झुक, और लहरों के घूंघट से झुक झुक कर वो ऐसा लगता है दशमी का शशि निस्त्यर्क मुख, जैसे मानो कोई मुग्धा नायिका, सरल स्वभाव की नायिका जैसे रुक रुक कर अपने नायक की तरफ देखती हो। भाव ये है कि रात में गंगा के प्रवाह में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो तिरछा पड़कर दशमी के चांद की आकृति के समान वो चमक रहा है। जैसे मुग्धा नायिका प्रसन्नचित्त सरल स्वभाव से वो मुस्कुरा रही है। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अपलक नबनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप। उर्मिल प्रभा को कर प्रतीप, वह कौन विहंग क्या विकल कोक। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कगार किनारा, विटपमाल पेड़ों की कतार, अराल टेढ़ी और उर्मिल लहरों से युक्त कोख चकवा। कवि यहाँ पे वर्णन करता है कि उनकी छोटी सी नाव अब पहुँची चपला बीच धार। वो नाव चलती चलती चंचल होकर गंगा नदी के बीच की धारा में वो पहुँच गई है, और उस समय जो किनारे थे वो भी अदृश्य हो गए हैं। जब हम बीच धारा में पहुँच जाते हैं तो हमें किनारे दिखाई नहीं देते हैं।
उस समय गंगा की धारा एक पतली कोमल आकृति सी हमें लग रही है, कोमल आकृति के समान, और दूर तक उसके जो तट दिखाई देते हैं वो ऐसा लगता है जैसे उसने दो बाहें फैला रखी हो और वो बाहें किसी का आलिंगन करने के लिए अधीर हो। अति दूर क्षितिज तट पर विटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्षितिज तट पर विटप, अति दूर, बहुत दूर, वहाँ पर जो पेड़ों की कतारें, दूर क्षितिज पर पेड़ पौधों की जो कतारें थी वो ऐसा लगता है जैसे धरती पर कोई टेढ़ी। आप देखते होंगे जब कभी गंगा, आवश्यक नहीं है गंगा ही हो, किसी भी नदी में आप जाते हैं, देखते हैं, अगर सैर करी हो, कभी देखा हो तो आपने ये भी देखा होगा कि दूर पेड़ों की छाया जब हमें दिखाई देती है, कतार में वो पेड़ खड़े दिखाई देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई पंक्ति, कोई लाइन सी वहाँ पर खिंच गई है। और उसके साथ ही साथ जो रात्रि के समय जो नीला आकाश एक दृष्टिपात करके देख रहा है, जिस प्रकार माँ के समीप उसका बालक सोया हुआ रहता है, उसी के समान ऐसा लगता है जैसे एक दीप जो गंगा नदी के बीच में मध्य में बना हुआ था, जो गंगा नदी के प्रवाह को रोक रहा था, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप जो रोक रहा था, उलट रहा था, वो द्वीप ऐसा लगता है जैसे कोई माँ के पास कोई बच्चा सोया हुआ है, वैसे ही उस नदी के बीच में वो द्वीप सोया हुआ है, स्थित है। वह कौन विहंग, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो कौन विहंग, इस रात्रि के समय ये कौन सा पक्षी है जो विकल कोक, ऐसा लगता है वो चकवा पक्षी है कि चकवा रात में अपनी प्रियतमा से बिछुड़ जाता है और वो बड़ा व्याकुल होता है। उड़ता हरने निज विरह शोक, वो उड़ता है उस चकवी को ढूंढने के लिए, और वो चकवी, उसको लगता है कि चकवी की काली छाया देखने के लिए वो इधर उधर घूमता है, ढूंढता है उसको। तो कवि कहता है कि ये कौन विहंग, ये कौन पक्षी है, क्योंकि रात्रि में पक्षी सब सो जाते हैं, लेकिन चकवा और चकवी के लिए कहा जाता है कि वो दिन में रात में बिछुड़ जाते हैं, तो वो चकवा उसको ढूंढने के लिए विरह शोक में संतप्त होकर इधर से उधर उड़ता रहता है। तो यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है गंगा के सौंदर्य का, प्रकृति का, पक्षियों का, तो प्राकृतिक वातावरण का एक सुंदर चित्र कवि ने यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। जैसे इसमें एक लाइन आई है, शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप, उपमा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार तो रहेगा ही कविता में, जहाँ छायावाद है वहाँ मानवीकरण अलंकार है ही। इस तरह से रात्रि में पेड़ पौधों का, तट का, नदी का, चकवा पक्षी का, इनका सबका वर्णन कवि ने किया है। आगे का जो वो ये कविता है, पतवार घुमा अब प्रतुन पार, ये हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।